हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm heart welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आप सभी के लिए मैं लेकर प्रस्तुत हूं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। क्या है ये अपडेट? तो यहां आप मेरे पीछे देख पाएंगे जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, इसके कारण बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि सागर का जो टेम्परेचर है अर्थात ओशन वाटर जो टेम्परेचर है ये अब तक का रिकॉर्ड लेवल पर आ चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है ये ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के कारण अपने अधिकतम स्तर पर, और वो भी अगर मैं आपको बताऊं तो 10th टाइम ये लार्जेस्ट लेवल पर दिखाई दे रहा है, 10वीं बार अपने सबसे बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। अब ये क्या स्थिति है और कैसे सी सरफेस टेम्परेचर अर्थात सागर का जो तापमान है, यानी कि आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं इस ओशन का जो टेम्परेचर है ये किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किस तरीके से हमें प्रभावित करता है, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो सागर आपको दिखाई दे रहा है इस सागर के तापमान में बढ़ोतरी या वृद्धि हमें किस प्रकार से प्रभावित करेगी। तो अगर मैं आपसे कहूं तो सहज रूप से आप इस बात से तो परिचित है, इस बात से आपको बेहतर तरीके से नॉलेज है कि भाई बेसिकली सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग से जो अंटार्कटिका या आर्कटिक वाला एरिया है यहां की स्नो मेल्ट हो जाएगी। परंतु अगर मैं आपसे कहूं कि इस चर्चा में बहुत सारे, इस डिस्कशन में बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं करे हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि 1940 के बाद से, यानी कि अगर मैं स्टोरी स्टार्ट करूं तो 1940 के बाद से अब तक रिकॉर्ड स्तर पर 2023 में हम इसे देखें तो ये लगातार 10वीं बार रिकॉर्ड लेवल पर आया है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि लगातार 10th टाइम इसके रिकॉर्ड लेवल पर आने से या 10वीं बार भी रिकॉर्ड तोड़ देने से सक्सेसिवली सी सरफेस टेम्परेचर के हमें बहुत ज्यादा क्या प्रभाव देखने को मिलता है, क्या मानव जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपसे इस पर एक स्पष्ट स्टेटमेंट दूं तो भाई पहले हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज है क्या। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो भाई सागरों के रिस्पेक्ट में अर्थात सी लेवल पे अगर हम चर्चा करें तो सिंपल बात यह है कि जो ग्रीन हाउस गैस है, प्रोमिनेंट आई थिंक ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप जानते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यार जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये होती है पानी में घुलनशील, यानी कि जल में ये आसानी से घुल जाती है। और जब ये जल में घुल जाती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये ऊपरी सतह जो अपर लेयर है ओशन की इसे बेसिकली कर देती है एसिडिफाई, इसे हम सागर का अम्लीकरण कहते हैं। अब यहां जानने योग्य बात यह है कि सागर के अम्लीकरण से जो ऊपर के सरफेस का वाटर है यहां पर ज्यादातर, अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं तो ज्यादातर जो सागरीय वनस्पतियां हैं ये इसी फुटिक जोन में होती हैं और यहां पर सागरों के अम्लीकरण होने से, एसिडिफिकेशन होने से इनमें डिस्ट्रप्शन आता है, ये तबाह हो जाती हैं, ये समाप्त हो जाती हैं। और अगर ये समाप्त हो जाएंगी तो याद रखिए आगे इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इनके समाप्त हो जाने पर आप पाएंगे कि सारी फूड चेन सागरों की खराब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी और सागर जो है एक बायोलॉजिकल डेजर्ट अर्थात एक ऐसे जैविक मरुस्थल में बदल जाएंगे जहां जीवन की कोई संभावना नहीं होगी। और याद रखिए कि पृथ्वी पर जीवन का जो प्रादुर्भाव था, उत्पत्ति थी, वो कहीं ना कहीं सागरों से हुई थी। तो यहां से जहां से शुरुआत हुई है वहां से एंडिंग हमें देखने को मिलने लगेगी। अब चलिए चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और मदर अर्थ के साथ अर्थात पृथ्वी के साथ हो रही इस घटना के बारे में थोड़े और डिटेल में चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जो सागर का तापमान है भाई, जो सी लेवल पे जो टेम्परेचर है ये मुख्यतः किस प्रकार से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है या किस प्रकार से ये जो है वो प्रभावित होता है, तो शायद आप सभी को आश्चर्य हो इस बात से, शायद आप सभी को जानकर काफी आश्चर्य हो इस बात से कि भाई सागरों का जो तापमान है वो तापमान पवनों से डिसाइड होता है। सबसे बड़ा फैक्टर जो सी टेम्परेचर को डिसाइड करता है वो होती हैं विंड्स। यहां आप पीछे देख पाएंगे कि अलग अलग जो महासागर आपको दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग महासागर वास्तविकता में इनका टेम्परेचर जो है
वो कहीं ना कहीं डिसाइड हो रहा है विंड सिस्टम से। कैसे विंड सिस्टम से? तो ध्यान से समझिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है इस चीज को समझना। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई किसी स्थान पर एक प्रभाव देखने को मिलता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे समझना, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूं किसी स्थान पर सागरों का तापमान कैसे डिसाइड होता है हवा के द्वारा, विंड के द्वारा, तो आप मेरे पीछे इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। यहां आप देखेंगे कि एक अपविलिंग प्रभाव या इफेक्ट के बारे में मैंने समझाने का प्रयास किया है। यहां आप देखें तो आप पाएंगे कि जब कभी कोस्टल एरिया से, तटीय क्षेत्र से हवा चलती है, तो जैसे ही ये महाद्वीप की ओर जाएगी, यहां आप पीछे देख पाएंगे कि महाद्वीप की ओर जाने पर या फिर महाद्वीप से दूर जाने पर, जब ये महाद्वीप से दूर जाएगी, इस प्रकार से जो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, जब ये महाद्वीप से दूर जाएगी तो इसके दूर जाने पर याद रखिएगा कि जो गर्म पानी है फुटिक जोन का, इस स्थान पर आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, जो फुटिक जोन का गर्म पानी है ये सतह से दूर जाएगा, और इसके सतह से दूर जाने पर जो नीचे से ठंडा पानी है सागरों का, ये ठंडा पानी ऊपर की तरफ आएगा। और इसके ऊपर की तरफ आने पर याद रखिएगा कि आप पाएंगे जो अंदर का ठंडा जल है जिसमें पोषक तत्व होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। अब आप अगर परिचित नहीं है तो वीडियो को पूरा देखेगा, मैं समझाऊंगा फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का क्या कनेक्शन है सागरों के साथ। यानी कि सागरीय फूड चेन में जो जीव रहते हैं, उन जीवों का मुख्य आहार उस ठंडे पानी में होता है जो नीचे उपस्थित होता है, और ये जो ठंडा पानी है ये इसी अपविलिंग प्रभाव के कारण सागर के अंदर की सतह से ऊपर की सतह में आ पाता है। अब अगर विंड सिस्टम, नाउ आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर विंड सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो सागर के नीचे का वो पानी जो कहीं ना कहीं ठंडा है, उसका तापमान कम है, ये कम तापमान का जो पानी है ये ऊपर नहीं आएगा, या फिर जहां आना चाहिए था शायद वहां नहीं आएगा। अब ठंडे पानी का मिक्सचर नहीं होगा, विंड सिस्टम जो है डिस्टर्ब होगा, तो सागर के गर्म पानी के साथ ठंडे पानी का मिक्सिंग इंटरप्ट होगी, और ये सागर का तापमान भी बढ़ाएगा और सागरीय जैव विविधता को खत्म भी करेगा। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि कितना सीरियस ये डायमेंशन है। अब यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पीछे जो आपको मरुस्थल दिखाई दे रहा है, जो डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस मरुस्थल की रेत, इस मरुस्थल की सैंड कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अटलांटिक महासागर के तापमान को प्रभावित कर रही है। अब इस सागर की रेत कैसे सागर के तापमान को, इस मरुस्थल की रेत कैसे सागर के तापमान को प्रभावित कर सकती है, तो इस चीज को समझने के लिए एक बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन मैंने बनाया, बहुत ध्यान से समझिएगा। कि आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं अफ्रीका, यहां का सहारा का जो मरुस्थल है, जब यहां से हवा चलती है तो सामान्यतः हम जो सोचा करते हैं कि भाई यहां से चलने वाली जो हवा है ये पहुंचेगी अगर मरुस्थल में तो तापमान, मरुस्थल से चलने वाली हवा अगर पहुंचेगी सागरों में तो तापमान बढ़ाएगी। पर यहां ध्यान दीजिएगा, ये एक केस स्टडी है, ये काफी साइंटिफिकली रिसर्च से पता चला है कि जो सहारा का मरुस्थल है, याद रखिएगा, इस सहारा के मरुस्थल से चलने वाली हवाएं जो अपने साथ लेकर आती हैं ये डस्ट, ये सैंड, ये अटलांटिक महासागर के ऊपर एक अम्ब्रेला का कार्य करती है, और ये जो अम्ब्रेला है, ये जो कवर है, ये बेसिकली अटलांटिक महासागर के उस स्थान के तापमान को कम बनाए रखने में हेल्प करता है। ऊपर से जो आ रही सनरेज हैं, अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं, ये उन किरणों को बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर हम देखें तो एक बहुत ही अलग प्रभाव स्टडी में बताया गया कि सहारा के मरुस्थल से बाहर की ओर चलने वाली वो हवाएं जो धूल भरी होती हैं, रेत भरी होती हैं, ये पहुंच रही हैं अटलांटिक महासागर में, तो अटलांटिक महासागर के उस स्थान का तापमान कम रहता है। पर यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये बड़ा परिवर्तन लाता है, और कहीं ना कहीं ये जो अम्ब्रेला अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिल रहा था, अब शायद देखने को कम देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि बेसिकली इस महासागर में तापमान में ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। अब आप मेरे पीछे चल रहे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको यहां कुछ सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे होंगे, कुछ छोटे आकार के जीव आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि इन जीवों का हमारे टॉपिक से क्या कनेक्शन है। ध्यान से समझिएगा, ये जो जीव आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये छोटे आकार के जो सूक्ष्म जीव हैं, ये सूक्ष्म जीव हैं बेसिकली
फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। अब ये फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन क्या होता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। फाइटोप्लैंक्टन वो पादप हैं, वो जीव हैं जिनका आकार काफी छोटा होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन को भोजन की तरह उपयोग करते हैं जूप्लैंक्टन, और जूप्लैंक्टन जो है ये मुख्य आहार होता है। आप मेरे पीछे देख भी पाएंगे, एक फूड चेन बनी हुई है, सागरीय फूड चेन इसे कहा जाता है। ये जो फूड चेन है, इसमें आप आसानी से समझ पाएंगे कि जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो जूप्लैंक्टन है, ये बेसिकली बड़ी मछलियों का और उसके बाद टॉप लेवल प्रीडिएटर अर्थात सबसे बड़े मांसाहारी जो जीव हैं उनका आधार है। तो यहां से आपको एक बात क्लियर होगी कि अगर हमने अपविलिंग प्रभाव को प्रभावित करा, यानी कि अगर हमने सी लेवल पे किसी भी प्रकार के चेंजेस लाए जो कि तापमान में बढ़ोतरी करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं विंड डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करेगा, और विंड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर इसने इफेक्ट करा तो सागरों के तापमान में सीधा प्रभाव आएगा। सागरों के तापमान में आने वाला यह प्रभाव, याद रखिएगा, एक बड़ा ही विनाशकारी इफेक्ट जनरेट करेगा, जहां पे पूरी फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला सागरों की समाप्त हो जाएगी, और यह समाप्ति कहीं ना कहीं एक मास डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर जाएगी। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आने वाले समय में आप अपने आप को इसी प्रकार से अपडेट रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, वो सारे एस्पिरेंट जो बेसिकली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, P2I बैच का मतलब है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का बैच, ये लॉन्च हो चुका है। ये मार्च का सेकेंड बैच है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे 24 मार्च की जो डेट है, इस डेट को ये बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। यहां पर 3 आवर की लाइव क्लासेस होंगी। आपको इन लाइव क्लासेस में हैंडआउट्स और सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा स्टडी आईक्यू की ओर से। और याद रखिएगा, 1-to-1 मेंटरशिप है, अर्थात आपको एक डेडिकेटली मेंटर अलॉट होगा, और यह मेंटर आपको आपकी पूरी जर्नी में हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट। यानी कि क्लास के अलावा आपको एक प्रोफेशनल और मिलेगा, एक व्यक्ति और अलॉट होगा जो आपको 1-to-1 मेंटरशिप देगा। साथ ही आप सभी के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यह भी होगी कि इस बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एडेड है SIP का प्रोग्राम, अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम। अब ये सक्सेस इन प्रीलिम्स का जो प्रोग्राम है ये काफी क्रांतिकारी है। इसका रीजन ये है कि प्री के एग्जैक्टली प्रायर आपकी वो सारी चीजें जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए आवश्यक लगती हैं, वो सारी कंपाइल्ड मैनर में एक ही स्थान पर आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी कि प्री के एग्जैक्टली प्रायर, एक तो आपका जनरली जो सिलेबस चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन प्री के पहले एक क्रैश कोर्स के फॉर्म में आपको सारी चीजें कंप्लीट करा दी जाएंगी। डन। साथ ही यहां बात खत्म नहीं होती, याद रखिए इसमें इंक्लूडेड है MRP प्रोग्राम। MRP का मतलब है मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। स्टडी आईक्यू आपको अपने प्रीमाइसेस में दिल्ली में बुलाकर आगे की पूरी तैयारी अपने खर्चे पर कराएगा, चाहे वो आपके रहने का खर्च हो, चाहे खाने का खर्च हो, सभी कुछ स्टडी आईक्यू प्रिवेल करेगा और आपको हेल्प करेगा आगे की जर्नी को क्लियर करने में। साथ ही इसमें एक और चीज इंक्लूडेड है, याद रखिएगा, इसमें एक प्रोग्राम जिसे कहा जाता है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये भी इंक्लूडेड है। अर्थात आपको आपके इंटरव्यू तक की सारी प्रिपरेशन में स्टडी आईक्यू मॉक इंटरव्यू हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, इन सभी में असिस्टेंस देगा। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आप सभी को मैं आने वाले समय पे इस बैचेस में देखने वाला हूं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।